एक रोज़ मैं कैफेटेरिया में अकेला बैठा कॉफ़ी पी रहा था कि अचानक एक स्कीम मेरे जहन में आ गई। मैं खुशी से झूम उठा। मैंने केमिस्ट्री पढ़ रखी थी। मैंने एक ऐसा बेजायका महलूल सफूर तैयार किया जिसके चंद कतरे पीने से इंसान निसफ घंटे के लिए बेहोश हो सकता है। इसका तजर्बा मैंने अपने क्वार्टर में एक बिल्ली पर किया। मैंने दूध में इस महलूल को छोटी सी शीशी में डालकर बंद किया। इस पर से उंगलियों के निशान मिटाए और रुई में लपेट कर अपनी जेब में रख कर दफ्तर आ गया। 4 बजे मैं और मद्रासी डॉक्टर गोपालन कॉफ़ी पिया करते थे। वहीं कमरे में इलेक्ट्रिक कॉफ़ी पॉट रखा था, साथ ही 2 मग भी पड़े रहते थे। इस रोज़ मैंने जानबूझकर डॉक्टर गोपालन से कहा कि गुरुजी आज आप अपने हाथ से कॉफ़ी बनाएं। डॉक्टर गोपालन मुस्कुराता हुआ उठा और कोने वाली मेज़ के पास खड़े होकर कॉफ़ी बनाने लगा। मैं दोनों मग साफ करके ट्रे में रखकर इसके पास ले गया। मैंने डॉक्टर गोपालन के मग में शीशी से चंद कतरे डाल दिए। फिर शुगर पार्ट खोलकर पूछा, डॉक्टर गुरुजी, चीनी तो आप वही आधा चम्मच पिएंगे ना? डॉक्टर गोपालन ने असबात में सर हिलाया और कॉफ़ी तैयार करके पहले मेरे मग में फिर अपने मग में डाली और हम अपनी मेज़ पर आकर बैठ गए और कॉफ़ी पीते हुए बातें शुरू कर दी। शाम 6:30 बजे हम सीक्रेट रूम को लॉक करते थे। अभी 2 घंटे बाकी थे। बातें करते डॉक्टर ने ऊँगना शुरू कर दिया और फिर बेहोश हो गया। इसके मग में अभी कॉफ़ी पड़ी थी। मैंने रुमाल से इसके मग पर लगे हुए अपनी उंगलियों के निशान साफ कर दिए। इसकी जेब से चाबी निकालकर दराज खोली। कॉपी में से अलमारियों के खुफिया नंबरों की मदद से बारी बारी अलमारियां खोलकर हाइड्रोजन ब्लास्ट के ब्लूप्रिंट निकालकर मेज़ पर रखे। अलमारियों को इसी तरह बंद करके नंबरों की मदद से ताले लगाए। एक बार फिर रुमाल से अलमारियों पर अपनी उंगलियों के निशान पोंछे। अपनी कॉफ़ी के मग में बेहोशी के महलूल के चंद कतरे डाले। ब्लूप्रिंट को बाथरूम में ले जाकर आग लगाकर बैतुल-खुला के सिंक में डाल दिया। ब्लूप्रिंट के चारों हिस्से देखते ही देखते जलकर राख हो गए। फिर मैंने सिंक की हथी नीचे कर दी। पानी का एक पुरशोर रेला आया और ब्लूप्रिंट की राख और बचे खुचे टुकड़ों को बहाकर ले गया। बाथरूम में एयर कंडीशन का ब्लोअर लगा हुआ था। धुआं तेजी से बाहर निकल गया। अपनी उंगलियों के निशान साफ करके मैंने रुमाल की मदद से मेज़ के दराज बंद करके चाबी बेहोश डॉक्टर गोपालन की जेब में रख दी। इस सारे काम में कुल 7 मिनट सरफ हुए थे। अब मैंने अपने मग में से कॉफ़ी के 2-3 घूंट पिए और अपने बेहोश होने का इंतज़ार करने लगा। 1.5 मिनट बाद मेरा सर बोझल होने लगा। आंखें अपने आप बंद हो गईं और फिर मुझे कुछ होश ना रहा। होश आया तो दफ्तर का अमला और सिक्योरिटी गार्ड्स हमें होश में लाने की कोशिश करते नजर आए। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, डायरेक्टर रिसर्च और डायरेक्टर जनरल चारों फौलादी अलमारियां खोले तलाशी ले रहे थे। मद्रासी डॉक्टर गोपालन भी होश में आ चुका था। हमारे बयानात लिए गए। डॉक्टर गोपालन ने कहा कि कॉफ़ी पीते हुए इस पर गनूदगी तारी हो गई और वो बेहोश हो गया। मैंने भी अपने बयान में यही कहा। मग्गों में बची हुई कॉफ़ी का तज्जिया किया गया तो मालूम हुआ कि इसमें बेहोशी की दवा मिलाई गई थी। अलमारियों में से ब्लूप्रिंट के चारों हिस्से गायब थे। हम दोनों को हेल्थ यूनिट में पहुंचा दिया गया। फ़ौरन एक बोर्ड ने तहकीकात शुरू कर दी। नतीजा वो निकला जिसके लिए मैंने ये सारा मंसूबा तैयार किया था। तहकीकाती ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि दुश्मन का कोई एजेंट एटॉमिक कम्प्लेक्स में मौजूद है, जिसने मौका देखकर मिस्टर उमर हयात यानी मुझे और डॉक्टर गोपालन को दवा पिलाकर बेहोश कर दिया और इंतहाई कीमती ब्लूप्रिंट्स निकाल कर फरार हो गया। इस तहकीकाती रिपोर्ट के बाद कॉम्प्लेक्स में हिफाजती इंतजामात इंतहाई सख्त कर दिए गए। जगह जगह सिक्योरिटी गार्ड्स मुतय्यन हो गए और कॉम्प्लेक्स में महकमे ने अपने एजेंट छोड़ दिए ताकि इस जासूस का सुराग लगाया जा सके जिसने ब्लूप्रिंट्स चुरा लिए थे। मेरा ख्याल था मैंने मुंडा बम एटॉमिक रिएक्टर को पाकिस्तान के खिलाफ तैयार किए जाने वाले हाइड्रोजन बम से महरूम कर दिया है, लेकिन बहुत जल्द मालूम हो गया कि मेरा ख्याल गलत है, क्योंकि इसी ब्लूप्रिंट की 2 नकलें बाबा एटॉमिक सेंटर महाराष्ट्र में मौजूद हैं और इनकी 4 कॉपियां बहुत जल्द मुंडा बम एटॉमिक कम्प्लेक्स में पहुंचने वाली हैं। अब मैंने इस कम्प्लेक्स ही को धमाके से उड़ाने का फैसला कर लिया। इंतजामिया ने मुझे और डॉक्टर गोपालन को सीक्रेट रूम में तब्दील कर दिया। मेरी खिदमात एडमिनिस्ट्रेशन वालों के हवाले कर दी गई। इस दौरान मुझसे काफ़ी पूछगछ की गई, मगर मैंने वही बयान दिया जो डॉक्टर गोपालन दे चुका था कि हमें कुछ मालूम नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ। बस कॉफ़ी के चंद घूंट पीते ही हम बेहोश हो गए।
इस वाक्य को 5वां दिन जा रहा था कि मैं अपने ऑफिस में काम में मसरूफ था। दोपहर के 5 बज रहे थे। हमें 6 बजे छुट्टी होती थी कि चपरासी ने आकर कहा, मुझे डायरेक्टर रिसर्च ब्लॉक ने अपने ऑफिस में बुलाया है। मैं समझा दफ्तरी काम होगा। शायद मेरी ड्यूटी एक बार फिर सीक्रेट रूम में लगाई जा रही है। एहतियात के तौर पर मैंने अपनी कमीज का ऊपर वाला बटन खोल दिया, जिसके बाद मुझे गले में पड़ा हुआ मुकद्दस नक्श नजर आने लगा। मैंने नहायत सुकून से डायरेक्टर के कमरे में दाखिल हुआ ही था कि सामने बैठे हुए एक शनासा आदमी को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ये त्रिचनापुली की मिलिट्री इंटेलिजेंस का वही आदमी था जो मुझे अंडरग्राउंड लेबॉर्ट्री में अपने चीफ से मिलवाने ले जाया करता था। इसने मुझे देखते ही पहचान लिया और इसके मुंह से बेख्तियार तमिल ज़बान में निकला, तुम। मेरा कुदरती रद्द-ए-अमल वही था जो मैंने किया। दिल में कलमा तैयबा पढ़कर मैंने सीने में लटकते मुकद्दस नक्श पर एक नज़र डाल ली और फिर इसी शख्स की आंखों में आंखें डालकर दिल में धराया। तुम मुझे जानते हो, मैं त्रिचनापुली में तुम्हारा दोस्त था। डायरेक्टर ने एजेंट की तरफ देखकर पूछा, आप इसे जानते हैं क्या? एजेंट के दिल की काया पलट चुकी थी। वो मुकद्दस नक्श के ज़ेरे असर था। वो खाली खाली सी नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए लड़खड़ाती ज़बान में बोला, हाँ, मैं इसे जानता हूँ। ये त्रिचनापुली में मेरा दोस्त था। मैं अभी तक त्रिचनापुली के एजेंट की आंखों में आंखें डाले हुए था। मैंने एक बार फिर इसे मुखातब करके दिल में दोहराया, इसके बाद तुम मुझे भूल जाओगे। डायरेक्टर ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, तुम जा सकते हो। मैं कमरे से निकल गया। ये एक नई मुसीबत आ गई थी। अगरचे वक्ती तौर पर मैंने इसे छुटकारा पा लिया था, लेकिन इससे किसी वक्त भी दोबारा सामना हो सकता था। अब मैं कहाँ कहाँ मुकद्दस नक्श को इस्तेमाल करूँगा। वो कहीं ना कहीं मुझे पहचान लेगा और बंडा फूट जाएगा। दफ्तर बंद होने में अभी पौना घंटा बाकी था। मैंने अपने साथ क्लर्क से बातें की तो इसने बताया कि त्रिचनापुली से मिलिट्री इंटेलिजेंस का ऑफिसर यहाँ खुसूसी तहकीकात के लिए आया है। मालूम हुआ कि वो कम्प्लेक्स में ही किसी जगह ठहरा हुआ है और अभी एक हफ्ते तक यहाँ रहकर तफ्तीश करेगा। मैं कॉम्प्लेक्स के रिएक्टर ब्लॉक को बढ़ाने का प्लान बना रहा था और इसके लिए कुछ केमिकल्स हासिल करके इंतहाई ताकतवर बम ब्लास्ट के बारे में गौर कर रहा था। त्रिचनापुली की ये बला आन नाजुल हुई थी। इसे एक हफ्ते तक यहाँ क्याम करना था। जाहिर है कि वो रोज कॉम्प्लेक्स में आएगा। मैं इससे कहाँ तक छुप सकूंगा। एक बात, वो मुकद्दस नक्श की वजह से मुझे बुला बैठा था, लेकिन अगर दोबारा इसका आमना सामना हो गया तो वो मुझे फौरन पहचान लेगा। हो सकता है मुझे इतनी मोहलत ना मिले कि मैं मुकद्दस नक्श का अमल कर सकूं। अब ये सूरत हाल मेरे लिए बेहद तशवीशनाक थी। आखिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस नई मुसीबत से जितनी जल्द हो सके छुटकारा हासिल करना चाहिए। मेरे पास कोई पिस्तौल नहीं था। एक नहायत खुफिया और नहायत कारआमद हथियार जहरीला सिगार था, लेकिन वो भी नहीं रहा था। इस फिक्र में डूबा हुआ था कि 6 बज गए। दफ्तर के सदर दरवाजे से निकलने के बजाय मैं अकबी दरवाजे से गुजरकर अपने क्वार्टर की तरफ चलने लगा। क्वार्टर में मेरा साथी समराथन पहले पहुंच चुका था। वो चूल्हे पर केतली रखी कॉफ़ी के लिए पानी गर्म कर रहा था। इसने मुझे देखते ही पूछा, तुम्हें डायरेक्टर ने बुलाया था? सुना है त्रिचनापुली से मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी आया हुआ है। मैंने कहा, हाँ। इसने मुझसे चंद सवाल किए थे। मैं कुर्सी पर बैठ गया। यार समराथन, ये मिलिट्री इंटेलिजेंस वाला कौन सी कोठी में ठहरा हुआ है यहाँ? समराथन ने केतली में कॉफ़ी डालते हुए कंधे उचका कर कहा, कुछ मालूम नहीं, मगर तुम क्यों पूछते हो? वैसे ही पूछ रहा था। अच्छा, आज क्या पका रहे हो? मैंने गुफ्तगू का मौजू बदल दिया। मेरी आंखें सामने कमरे की खुली खिड़की पर जमी हुई थी, जिसमें बाहर से नारियल के दरख्त का तनान नजर आ रहा था। लेकिन असल में मेरा जहन त्रिचनापुली के एजेंट को ठिकाने लगाने के बारे में सोच रहा था। मेरा रूममेट समराथन प्यालों में कॉफ़ी अंडेलते हुए कह रहा था कि आज तो मैं बैंगन बनाऊंगा। इतने में क्वार्टर का दरवाज़ा खुला और मेरे सामने त्रिचनापुली का एजेंट खड़ा था। कर्नल मनी, हम तुम्हारी तलाश में थे। बाहर निकल आओ, तुम्हारा बंडा फूट चुका है। मुझ पर जैसे बिजली गिर गई। त्रिचनापुली के एजेंट ने बाहर खड़े सिक्योरिटी वाले को इशारे से अंदर बुलाया। इसके बाद 1 सेकंड से भी कम वक्त में मैं अपनी जगह से उछला और लंबी डाइव लगाकर खिड़की से बाहर नारियल के दरख्त के पास रेत पर जा गिरा। मेरे पीछे क्वार्टर में शोर मच गया। पिस्तौल की फायर की आवाज़ भी गूंजी। मैं एक तरफ भागने लगा। मेरी दाएं जानब क्वार्टर की कतार थी। सामने रेतला मैदान और इसके पीछे ऊंची खारदार पहाड़ थी।
इस बाढ़ को मैं फलांग नहीं सकता था। वो लोग मेरा पीछे भागे आ रहे थे। पिस्तौल के 2 फायर हुए। गोलियां मेरे सर के ऊपर से गुजर गईं। किसी ने तामिल ज़बान में चलाकर कहा, रुक जाओ, नहीं तुम मारे जाओगे। मैंने महसूस किया कि मैं फंस गया हूँ। कोई राह फरार नहीं था। सामने खारदार पहाड़ आ गई। मैं रुक गया। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे पिस्तौल दिखाकर हाथ उठाने का हुक्म दिया। छुट्टी का वक्त था। कॉम्प्लेक्स के मुलाजम घरों को जाते जाते रुक गए। खासा हजूम हो गया था। बहुत जल्द शोर मच गया कि पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है। सिक्योरिटी गार्ड ने हाथ पीछे बांधकर मुझे जीप में बिठाया और पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। तृष्णापुली का एजेंट मेरे साथ था। थाने में सबसे पहले मेरी तलाशी ली गई। मेरी जेब से V2 की बची हुई 2 गोलियां निकलीं, जिन्हें मैं हमेशा अपनी जेब में रखता था। इन्हें तृष्णापुली के एजेंट ने फौरन पहचान लिया और मुझे घूरते हुए बोला, तो कर्नल मनी साहब, आपने हमें यहाँ भी धोखा दिया। खैर कोई बात नहीं, सब हिसाब चुका दिया जाएगा। सिपाही मेरे गले का नक्श उतारने लगा तो मैंने तामिल ज़बान में गड़गड़ाकर कहा कि ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। तृष्णापुली के एजेंट ने उठकर उलट पुलट कर देखा। मैंने कहा, यह महज एक तवीज़ है, मेरी माँ ने मेरे गले में डाला था। एजेंट हंसकर बोला, अगर इसमें कोई असर होता तो तुम आज गिरफ्तार न होते। यह तवीज़ भी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। इसने सिपाही से कहा कि इस तवीज़ को रहने दिया जाए। सिपाही ने तवीज़ दोबारा मेरे गले में डाल दिया। एजेंट ने तृष्णापुली मिलिट्री हेडक्वार्टर में चीफ एजेंट को फ़ोन करके इजाज़त हासिल कर ली कि वो मुझे पुलिस की निगरानी में तृष्णापुली हेडक्वार्टर ले आए ताकि मुझसे मज़ीद पूछगिछ की जा सके। मुझे हवालात में बंद कर दिया गया। बाहर 2 मुसल्लह सिपाही पहरा दे रहे थे। रात की 8 बजे मुझे हथकड़ी लगाकर जीप में बिठाया गया। तृष्णापुली का एजेंट, पुलिस इंचार्ज और 2 सिपाही भी साथ हो गए और जीप मिडबम रेलवे स्टेशन मास्टर के कमरे में बिठा दिया गया। दोनों सिपाही राइफल कंधों पर रखे हुए मेरे सर पर सवार थे। एक सिपाही की बेल्ट से मेरी हथकड़ी की जंजीर बंधी थी। पुलिस इंचार्ज स्टेशन मास्टर से ट्रेन की आमद के बारे में बातें करने लगा। तृष्णापुली एजेंट किसी को टेलीफोन कर रहा था। 15-20 मिनट के बाद धनुषकोडी की तरफ तृष्णापुली जाने वाली गाड़ी आ गई। मुझे सबसे पहले गार्ड के डब्बे में बिठाया गया। दोनों सिपाही, पुलिस इंचार्ज और तृष्णापुली एजेंट भी इस डब्बे में मेरे आसपास और सामने आकर बैठ गए। तृष्णापुली का एजेंट कहने लगा, ये शख्स पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा खतरनाक जासूस है। इसने हमारे कितने ही आदमियों और मिलिट्री अफसरों को कत्ल किया है। पंजाब और उत्तर प्रदेश में तो इसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम भी मुकर्रर है। अब ये हमसे बचकर नहीं जा सकता। मैं खामोशी से सर झुकाए बैठा था। इनकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। मेरा जहन तेजी से फरार के तरीकों पर गौर कर रहा था। ट्रेन चली तो मैंने सोचा कि मुकद्दस नक्श मेरे गले में है, मगर मैं इससे खातिरख्वाह काम नहीं ले सकता था। बेक वक्त 4 आदमियों को मैं इससे मुतासर करके फरार नहीं हो सकता था। नक्श इस वक्त मेरे लिए बेकार हो चुका था। फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैंने फरार के एक पहलू पर गौर शुरू कर दिया। गार्ड कोने में अपने लकड़ी के संदूक पर बैठा रजिस्टर पर कुछ इंदराज कर रहा था। ट्रेन रात के इब्तदाई अंधेरे में शमाल की तरफ भागी जा रही थी। मैंने देखा जिस जगह पर मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ मेरे करीब ही खिड़की थी जिसका शीशा चढ़ा हुआ था। मेरी तवज्जो का मरकज अब सिर्फ मेरी हथकड़ी थी। मेरे सिर्फ एक हाथ में आहनी कड़ी लगी थी, दूसरा हाथ खाली था। मैं अपने खाली हाथ को खुजाने के बाद आहिस्ता से आहनी कड़ी वाले हाथ के पास ले गया और खुजाने लगा। मैंने लोहे की हथकड़ी के कड़े को जरा सा जोर लगाकर आगे को दबाया तो हथकड़ा मेरे कलाई पर हथेली के पास आकर रुक गया। मैंने खाली हाथ पीछे कर लिया और सर खिड़की के शीशे से लगाकर यूं आंखें बंद कर ली गोया नींद आ रही है। ट्रेन भागी जा रही थी। तृष्णापुली का स्टेशन पू फटने के करीब आता था। मेरे पास सारी रात पड़ी थी। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो पुलिस इंचार्ज ने चावल मंगवा लिए। थोड़े से मुझे भी खाने को दिए। ट्रेन आगे रवाना हो गई। अगला स्टॉप काफ़ी दूर था। ट्रेन एक नपी तुली रफ्तार के साथ चली जा रही थी। एक खास हड़ताल से इसके पहियों का शोर बुलंद हो रहा था। गार्ड अपने संदूक पर टेक लगाए बैठा ऊँघने लगा था। फिर आधे घंटे बाद पुलिस इंचार्ज भी ऊँघने लगा। इसका सर आहिस्ता आहिस्ता छाती से लग जाता। वो चूंक कर सर को उठाता, मुझे देखता और फिर ऊँघना शुरू कर देता। इसे देखकर पुलिस के दोनों सिपाही भी ऊँघने लगे। तृष्णापुली एजेंट ने पहले ही सर दीवार से लगाकर आंखें बंद कर रखी थीं। ये मेरे लिए एक सुनहरा मौका था। मैंने दोनों हाथ पेट के साथ लगा लिए
और सीट पर अकड़ू बैठकर सर खिड़की लगाए हुए आंखें बंद कर लीं। लेकिन मैं दाएं हाथ की मदद से बाएं हाथ को आहनी कड़ी से निकालने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी सी कोशिश के बाद बाएं हाथ की हथेली का आबार लचकीला हो गया और कड़ी का कड़ा थोड़ा सा आगे को खिसक गया। मैंने पूरा जोर लगाते हुए कोशिश जारी रखी। ट्रेन की ब्रेक लगी और इसकी रफ्तार आहिस्ता होना शुरू हो गई। पुलिस इंचार्ज ने आंखें खोलकर पहले मुझे देखा, फिर पुलिस के सिपाहियों को डांटा कि वो क्यों सो रहे थे। ट्रेन वीराने के आउटर सिग्नल के करीब खड़ी थी। इंजन बार बार विसल दे रहा था। मैंने अपना जकड़ा हुआ हाथ ऊपर उठाकर अपना बाजू नमाया खुजाया। मैं ये दिखाना चाहता था कि हथकड़ी अभी तक लगी हुई है। तिरुचिरापल्ली एजेंट सीट पर मजीद खिसक गया था और गहरी नींद सो रहा था। ट्रेन आगे खिसकने लगी। एक स्टेशन आ गया। थोड़ी देर ट्रेन यहाँ रुकी रही। पुलिस इंचार्ज ने खिड़की से सर निकाल कर देखा। गार्ड पहले ही बाहर जा चुके थे।